सन्यासियों को। सबसे पहली चीज ये है, फिर 10 दिन तक उनका वो रखा गया। इस 10 दिन के दौरान के पीरियड के अंदर मैं उत्तम चंद्र मल्होत्रा से मिला, कई बार मिला, एक बार छोड़कर। उत्तम चंद्र मल्होत्रा वो व्यक्ति हैं 47 दिन जिनके साथ ये सुभाष चंद्र बोस यहाँ से इंडिया से मैं फरारी कहूंगा, फरारी जब जर्मनी की तरफ चले थे तो काबुल के अंदर, जहां पर इंडिया की हद उस वक्त अफगानिस्तान तक थी, तो काबुल के अंदर 47 दिन एक ही कमरे के अंदर इन्हें शेल्टर उत्तम चंद्र मल्होत्रा ने दिया था। उत्तम चंद्र मल्होत्रा ने इनके खाने पीने रहने से लेकर सोने तक का सारा इंतजाम उसने अपने रूम में किया। यानी कि 47 दिन तक वो और ये सुभाष चंद्र दोनों रूममेट थे। वो बंदे से मेरी बहुत बात हुई, उसने हर कदम पर वो यही कहते रहे कि ये सुभाष चंद्र बोस है, मैं जानता हूं भारत सरकार क्यों नहीं मान रही है, मैं 61 से कह रहा हूं, ये उनके लफ्ज हैं। तो इस पीरियड में एक तो उत्तम चंद्र मल्होत्रा से मुलाकात हुई। सेकेंडली मैंने वहां पर, अब समय के अनुसार मैं नाम तो थोड़ा भूल रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस की एक भतीजी वहां पर आई थी, उनका एक बेटा भी साथ में था, 19-20 साल का यंग लड़का था। ये लोग भी कलकत्ता से उस वक्त आए थे। हो सकता है कि रेलवे रिजर्वेशन चार्ट वगैरह में नाम मिल जाए। उनकी बेटी, जो मुझे बताया गया है रामकुमार अग्रवाल द्वारा, कि उनकी बेटी भी आई थी वियना से, अनीता बोस, और वो खड़ी एक तरफ खड़ी रोती रही और इसके बाद किसी से बात नहीं की और वापस चली गई। उन्होंने भी कोई डिक्लेरेशन, कोई अनाउंसमेंट नहीं, वो तो कर ही नहीं सकती, उसे मालूम था, लेकिन वो जानती फादर को जानती कि मेरे फादर फलाए, पर वो कर नहीं सकती थी क्योंकि आगे भी प्रॉब्लम्स क्या प्रमाण हो सकता है, प्रमाण जानते हैं। वो पहले भी 14 साल की उम्र में भी आई थी, हम लोगों ने उसका फोटो पेपर्स में देखा था। और फिर आई अपनी मैरिज के बाद में अपने हस्बैंड के साथ, तो यहाँ पर किसी ने उसको सम्मान नहीं दिया। केवल ज्ञानी जैल सिंह ने रात का उनका खाने का वो दिया था, लंच डिनर दिया था, बाकी किसी ने नहीं पूछा। इसके साथ उनके परिवार वालों तक नहीं पूछा। इसके साथ 1964 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी का निधन हुआ था जी, उस वक्त बम्बई से एक साप्ताहिक ब्लिट्ज छपता था। ब्लिट्ज ने एक फोटो छापी है, हु इज दिस मैन करके, उसने क्वेश्चन मार्क दिया था, और वहां पर ये शालीमार आश्रम के बाद स्वामी जी, जिनको हम नेताजी कह रहे हैं, इनका फोटोग्राफ नेहरू जी की बॉडी के पास खड़े हुए दिखाया गया। ये मतलब फोटोग्राफ दिखाया गया। जब उन्होंने भी उस वक्त क्वेश्चन उठा दिया कि हु इज दिस मैन, उसका जवाब भी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं दिया। आज नहीं देगी कहां से, क्योंकि गवर्नमेंट के पास शायद ये जवाब है ही नहीं, है देना नहीं चाहते हैं। अच्छा, ये छिपाया जा रहा है। हम इस प्रश्न को हाईलाइट करने के लिए तो यहाँ पर आए हैं कि इन सवालों के जवाब क्यों छिपाए जा रहे हैं। अजमेर सिंह जी, आपको यहाँ थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि ये सवाल का जवाब लेने के लिए आप यहाँ आए हैं, हमारे चैनल के थ्रू आप ये बात बोलना चाह रहे हैं। देखिए, नॉर्मल सी बात है कि हर इंसान स्वार्थ से काम करता है। मैं यहाँ जानना चाहूंगी, कहीं आप लोगों का तो कोई निजी स्वार्थ नहीं, इसके पीछे किस तरीके का कोई स्वार्थ? पहली बात तो ना तो हम राजनीतिक हैं जी, राजनीतिक लोगों के स्वार्थ होते हैं, हम आम जनता में से आते हैं जी। और जो सवाल जो देहरादून की जनता जो ये सब जानती है, जिनमें से हम तो प्रमुख हो गए क्योंकि उस वक्त हम सबसे पहले मौजूद थे, तो हम उस हम ये जानना, बेसिकली यू डोंट वांट एनीथिंग, आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक लीगली अनाउंसमेंट किया जाए कि इस तरीके से इस डेट में सुभाष जी की मौत हुई थी, और वो देश पूरा विश्व जान ले बस। इसके अलावा हमारा कोई मोटो नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने तो कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमारा मोटो ये कि इस आवाज के साथ आवाज मिलाकर हमारे साथ देश चले, और हम ये साबित कर देते हैं कि ये सुभाष चंद्र बोस है, ये आप मना कर दीजिए। आप जैसे बोल रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ ये एक बात साबित करना चाहते हैं, इसके लिए आपने कोई लीगल एक्शन, कोई कहीं ट्राई किया हो, किसी सरकार, मतलब प्रशासन शासन से कहां तक आप? प्रशासन शासन तक तो मेरी पहुंच नहीं थी, क्योंकि प्रशासन का मैंने आपसे पहले कहा कि राज्यपाल महोदय के वायरलेस मैसेज के ऊपर तो एस्कॉर्ट लगाई जा रही है, तो प्रशासन तो पहले ही जानता है, तो अगर ना जानता तो वायरलेस मैसेज कहां से आता? तो ये तो आप जानते हैं कि ये गलत कर रहा है, प्रशासन भी गलत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इसके अलावा क्या, इससे पहले क्या कोशिश? उससे पहले मैंने एक बार स्टेट्समैन में, यहाँ दिल्ली बारखंबा रोड पर स्टेट्समैन का ऑफिस था, मैंने वहां प्रयत्न किया था, शायद 94 में न्यूज रूम तक मैं पहुंचा था, पर उन्होंने मेरे से कुछ प्रमाणों की पेशकश की थी जो मैं नहीं दे पाया था, प्रूफ मांगे थे। और जिस दिन मुखर्जी आयोग का ये पार्लियामेंट में उन्हें न्यूज पुटअप की गई थी, उसके बाद जो मतलब अनाउंसमेंट हुई थी, उसके बाद मैंने मिस्टर रजत शर्मा से इंडिया टीवी के वहां पर मैंने फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश की उनसे, उनके जो पीए ने फोन उठाया, पर उन्होंने कोई खास रिस्पांस मुझे नहीं दिया। मैंने उन्हें बताया भी मैं इस सिलसिले में बात करना चाहता हूं, पर मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। और एक आम व्यक्ति की लाइफ में आप समझ सकती हैं मैं कहां तक जोर मार सकता, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। मैंने इसलिए आपके चैनल का पहले ही शुक्रिया अदा कर दिया है, और दोबारा करता हूं जिन्होंने प्लेटफॉर्म मुहैया कराया आवाज उठाने के लिए। ओपी शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी, अभी आप बोल रहे थे कि आपने आवाज उठाने की कोशिश क्या किया था आपने? मैंने ये कोशिश करी पिछले वर्ष जो है पार्लियामेंट में
की न्यूज आने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में आई थी कि प्रणब मुखर्जी जो हैं उनको कलकत्ता हवाई अड्डे पर फॉरवर्ड ब्लॉक के समर्थकों ने घेर लिया कि आपने डिस्कस क्यों नहीं होने दी मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट। तो उन्होंने ये उत्तर दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज में है, उन्होंने ये उत्तर दिया कि हम तो चाहते थे डिस्कशन, लेकिन बीजेपी वालों ने हल्ला मचा दिया। तो हमारे मन में ये प्रश्न हुआ कि बीजेपी वाले क्यों हल्ला मचाएंगे। यहाँ आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, आपको ऐसा नहीं लगा उस मूवमेंट पे कि इतनी सी बात जो कि सिर्फ एक अनाउंसमेंट कर दें तो सभी जनता को भी पता लगे, आप लोगों को भी तसल्ली हो जाए दिल को, वो पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ गई वहां पर कि बीजेपी वालों ने नहीं करने दिया और कांग्रेस ने नहीं करने दिया, वॉट एवर जो भी पार्टी रही, लेकिन एक पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ गई वहां पर। या तो देखिए पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, शासन बदलते रहते हैं, पर ये एक राष्ट्र के गौरव का प्रश्न है। एक प्रश्न उत्तर देकर एक लाइन में ये व्यक्त खत्म किया जा सकता है कि वेदर ही इज अलाइव और नॉट, और हैं, और ये जो हमने प्रमाण दिए हैं कि इसके प्रमाण के तक मैं नहीं समझता कि इसके बाद किसी और प्रमाण की आवश्यकता रह जाती है। कोई छोटा मोटा इंसान हो तब चलता है, एक ऐसी शख्सियत जिसने भारत के लिए इतना कुछ कर दिया, उस मूवमेंट पे भी किस तरीके से आप इस चीज को लेते हैं, कितना आपको फील होता है किस तरीके से कि क्या? देखिए, उन्होंने जो किया है वो हमारे पर एक ऋण है, उससे ऋण मुक्त तो कोई भी भारतवासी नहीं हो सकता। खासतौर पर आपकी जो नई जनरेशन जो आजादी की हवा में सांस ले रही है, ये तो सदा इन महान नेता सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसों की ऋणी रहेगी। तो उसी ऋण को उतारने का एक कोशिश मात्र है, हम उनको सामने लाना चाहते हैं और कुछ नहीं। जानना चाहूंगी कि सुभाष चंद्र बोस जी एक अच्छी खासी पोस्ट पे रहकर काम कर सकते थे, बहुत शान और शौकत से रह सकते थे, अपनी खूब कैपेबिलिटी दिखा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने देश की सेवा की। आप लोग उनके अंतिम समय में एक तरीके से 4-5 साल उनके साथ रहे। क्या व्यक्तित्व था, क्या चाहते थे वो देश? आपने बोला कि वो मौन थे, लेकिन कुछ उनके पोस्चर्स जेस्चर से आपने देखा हो? मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आज मैं अखबारों में पायलट बाबा को देखता हूँ, 5 दिन की समाधि लगाकर वो चैनल पीछे घूमते हैं। उनकी एक जापानी साधु ने 15 दिन की समाधि इलाहाबाद में ली। तो ऐसे साधु तो पत्नी इस हिमालय के क्षेत्र में पत्नी कितने पड़े होंगे जो कि जनता नहीं जानती है। और हम भी स्वामी जी के बारे में उनके इस व्यक्तित्व से हम लोग परिचित नहीं थे। उन्होंने 110 दिन की समाधि ली थी। 93 दिन के बाद उनके गले के ऊपर यहाँ पर एक ब्लड स्पॉट देखा गया, खून का दाग। तो मां आनंदमयी का आश्रम है किशनपुर देहरादून में, वहां पर उनके सेवकों ने उनसे संपर्क किया, क्योंकि समाधिस्थ शरीर को छेड़ा नहीं जाता है। ये सारे जो भी योगी सन्यासी सभी जानते हैं। योगी ने भी यही बात अच्छा, शिवपाल योगी मतलब ये मां आनंदमयी के आश्रम में योगी हैं। तो उन्होंने उनको जब वो वहां पर आए तो उन्होंने चाहे प्राणायाम कह ली, कोई भी योग के मेथड जिसके जरिए कि अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालते हैं, उन्होंने बाहर निकाला, समाधि शरीर को नहीं छेड़ा। परंतु फिर वापसी जब वो अपने योग से बाहर आकर तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि इनकी डेथ हो गई है। तब उनके शरीर को लिटाया गया और उसके बाद ये मैसेज जो है ना कि उनकी डेथ का मैसेज ये फॉरवर्ड होकर शासन तक पहुंचा, जहां से कि राज्यपाल तक पहुंचा। राज्यपाल के जरिए मैसेज वापस उस एरिया के थानाध्यक्ष के पास पहुंचा, स्टेशन ऑफिसर जी। तो ये प्रशासन तो पहले से ही इसको वाकिफ है, नहीं तो प्रशासन तक ना ही खबर पहुंचती, ना ही वायरलेस मैसेज लगता। और उसके बाद प्रशासन ने सारा संस्कार का सारे कार्य अपने हाथ में ले लिया, कंट्रोल कर लिया। यहाँ एक बात तो साबित है कि प्रशासन जानता है कि वो कोई एक वेल नोन पर्सनालिटी थी, या ये भी जानता है कि शायद वो नेताजी थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो सिर्फ एक लीगली अनाउंसमेंट नहीं करना चाहते। लीगल अनाउंसमेंट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिया जाए? आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है? जब इतना सब कुछ हो गया है, इतना सब पूरा प्रशासन हमारा जो गवर्नमेंट है जानती है, उसके बाद एक लीगल अनाउंसमेंट करने में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हमें देश की जनता को, मैं नहीं जानता कि एक जो हम पढ़ते आए हैं, देखते हैं कि 99 ईयर्स के लिए न्यूरमबर्ग से ये डिक्लेयर किया गया था कि इन्हें वार क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया था, कि जब भी ये मिलेंगे इन्हें मित्र राष्ट्र की सेनाओं के ऊपर युद्ध भड़काने के आरोपी ठहराया गया था। क्या वो आरोप सही है कि गलत है, इसका जवाब तो हमारे शर्मा जी दे सकते हैं या भारत सरकार दे सकती है। ये डिक्लेरेशन इसके ऊपर हुआ था कि 50 साल के अंदर, 99 ईयर्स के अंदर। मैंने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट पढ़ी है जी, उसमें एक रेफरेंस है कि मुखर्जी कमीशन ने एक लेटर लिखा है न्यूयॉर्क को, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसा इंडिया का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है जो इंटरनेशनल वार क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया हो? तो उनका लेटर का रेफरेंस आया है, उन्होंने कहा कि इंडिया का कोई व्यक्ति नहीं है जो इंटरनेशनल वार क्रिमिनल वहाँ रिक्वायर्ड हो, ऐसा कोई नहीं। ये मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट में है और मेरे पास रिपोर्ट 3 वॉल्यूम में है, वो देहरादून रखी है।
मैं उसका पेज नंबर वगैरह सब दे सकता हूँ। इसके साथ एक मैं आपको रुकना चाहूंगा। जी। जो जब हमें ये मालूम हो गया है कि इनके जरिए कि वे वार क्रिमिनल नहीं थे, दूसरा प्रश्न है कि एक आदमी को दो चीजों, किसी भी व्यक्ति को दो चीजों की तलाश होती है, अपने आप को जानने की